ठंड में सास बहू की स्पेशल चाय। ओहो हो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा। अरे बहू कमाल करती है। अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है। जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। आखिरकार यूट्यूब जिंदाबाद। अब मैं यूट्यूब से देखकर आपको एक नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा यूट्यूब ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या खुशबू आ रही है चाय की। एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है, जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय। जैसे ही माधुरी चाय पीती है वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूं? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो हो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, यूट्यूब जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना यूट्यूब से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं। अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहां पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना। मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास, ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं।
सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो। इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी। चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है। चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है, जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है। आज के मुख्य समाचार। भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी एक गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए, अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए, इंडिया की नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है। बहू और बेटी में फर्क। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए, मगर बहू रानी के पाँव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी। वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ, अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बिनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात। ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है। अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी? जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसा ही समय बीतता है, जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना।
अरे बेटा बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही, फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ, सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना, बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही हैं। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी? कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी? खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है और विदाई के समय, समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फांस थी ना, जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना। आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई, अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू, जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी, मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना, बाय। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी,
जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं, माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराए घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है? नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तो थक गई होगी, आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे, इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारे जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी?
हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ, मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है, अब चावल डालने की बारी, मुझे बताओ इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए। फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास में शुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह, बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भागे खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका, तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद नहीं, मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। अनाथ बहनों की जादुई पूरी सब्जी। अरे दुर्गेश्वरी, अरे हमारी बिटिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है, यहीं आसपास खेल रही होंगी। आप दुकान संभालिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। रतनलाल अपनी दुकान में पूरी सब्जी बना रहा होता है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपने दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी दुर्गेश्वरी को कुछ ही दूरी पर उसकी दोनों बेटियां खेलते हुए नजर आती है। ओहो, तुम दोनों यहाँ पर हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं।
अच्छा, पिताजी हमें बुला रहे हैं। चलो संगीता, पिताजी के पास चलते हैं। लेकिन मुझे अभी तो खेलना है, मुझे खेलने दो ना माँ। अरे बेटा, बाद में खेल लेना। दुर्गेश्वरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पति रतनलाल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद रतनलाल अपनी दुकान में गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाकर अपनी दोनों बेटियों को देते हुए कहता है, सुबह से बस खेल ही रही हो, लो पूरी सब्जी खा लो। पिताजी, आपके हाथों की पूरी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट होती है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अरे पिताजी, पहले मुझे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी, आप हमेशा पहले दीदी को देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो? अरे ऐसी बात नहीं है बेटी, ये लो मैं पहले तुम्हें दे देता हूँ। आरती और संगीता दोनों बहनें पूरी सब्जी खाने लगती हैं, जिसके बाद ऐसे ही उन दोनों को अपने माता पिता की दुकान के पास खेलते हुए सुबह से शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते रतनलाल और दुर्गेश्वरी पूरी सब्जी बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। अब रात होने का समय हो गया है, अब तो कोई पूरी सब्जी खरीदने आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, दुकान तो बढ़ा देते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। चलो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रतनलाल और दुर्गेश्वरी दोनों दुकान को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो रतनलाल को चाकू दिखाकर कहते हैं, देख, ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जितना भी माल पानी है सारा मुझे दे दे। अरे कौन हो तुम लोग, और ये चाकू हमें क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ हमें दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। आज तुम्हारी खटिया खड़ी नहीं कर दी तो मेरा नाम भी रतनलाल नहीं। रतनलाल अपनी दुकान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे रतनलाल के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके बाद वो चाकू से रतनलाल के साथ साथ दुर्गेश्वरी को भी मार देते हैं। उन्हें मारकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अपने माता पिता को मरते हुए देख संगीता और आरती रोने लगती है। माँ, पिताजी, उठो ना, क्या हुआ आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे हो? आपका खून क्यों निकल रहा है? दीदी, माँ और पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? वो सो क्यों रहे हैं? आज माँ पिताजी घर पर नहीं जाएंगी क्या? मुझे जोरों से भूख लगी है। कुछ ही देर में वहाँ पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रतनलाल और दुर्गेश्वरी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उस दिन के बाद से आरती और संगीता दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। अब उनके पास केवल उनके माता पिता की पूरी सब्जी की दुकान ही थी। एक दिन आरती को सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारे पास खाना भी नहीं है और हमें पूरी सब्जी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। हम नहीं है तो क्या हुआ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई मसाला लेकर आई हूँ। जब तुम इसे पूरी सब्जी बनाने में डालोगी तो वो पूरी सब्जी अपने आप स्वादिष्ट बन जाएगी। लेकिन माँ, मैं पूरी सब्जी कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी पूरी सब्जी बनाई ही नहीं। अरे बेटा, आजकल YouTube पर सब कुछ है। तुम YouTube पर देखकर पूरी सब्जी बनाना सीख लेना और अपनी छोटी बहन संगीता का अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आरती का सपना टूट जाता है और वो अपने हाथ में एक मसाले का डिब्बा देखती है। अरे ये तो वही मसाला है जो सपने में मेरी माँ ने मुझे दिया था। लगता है मेरे सपने में मेरी माँ हकीकत में मेरे पास आई थी। आरती अपनी छोटी बहन संगीता को लेकर अपने साथ अपने पिता की पूरी सब्जी की दुकान पर चली जाती है, जिसके बाद आरती वहां पर YouTube चलाकर पूरी सब्जी बनाना शुरू कर देती है। बनाते बनाते वो अपनी माँ का दिया हुआ मसाला पूरी सब्जी में डाल देती है। उसके मसाला डालते ही पूरी सब्जी अपने आप बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? अभी तो मैंने मसाला डाला ही था। ये पूरी सब्जी तो अपने आप तैयार हो गई और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यकीन ही नहीं होता कि मैंने YouTube पर से ये देखकर बनाई है। पूरी सब्जी की खुशबू पूरे गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है, जिसके बाद उस खुशबू के पीछे लोग खींचे चले आते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरा दिल ललचा रहा है। क्या ये खुशबू तुम्हारी पूरी सब्जी में से आ रही है? हाँ हाँ, ये पूरी सब्जी में से आ रही है। क्या तुम पूरी सब्जी खाना चाहोगी?
अरे नेकी और पूछ पूछ, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो जरूर खाऊंगी। जरा मेरे लिए 2 प्लेट तो लगाना। आरती आनंदा के लिए 2 प्लेट लगा देती है, जिसके बाद आनंदा 2 प्लेट पूरी सब्जी खाती है, जिसके बाद वो आरती को पैसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही गांव के कई सारे लोग पूरी सब्जी खाने के लिए उनके दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो तो जरा, आपके हाथों की पूरी सब्जी खाने के लिए पूरा गांव उठा चला आया है। इतने सारे लोगों को देखकर आरती थोड़ा घबराने लगती है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसकी माँ की याद आती है। अरे मेरी बच्ची, घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक करके सबको पूरी सब्जी बेचते जाओ। आरती अपनी आंखें खोलती है, उसकी माँ फौरन गायब हो जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को पूरी सब्जी बेचने लगती है। वो सभी को पूरी सब्जी बेचती है तो दूसरी तरफ संगीता छोटी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद करवाने के लिए सबसे पैसे इकट्ठा करने लगती है। देखते देखते सुबह से शाम तक संगीता और आरती दोनों बहनें गांव वालों से ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। आखिर में संगीता को बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी बहन आरती से कहती है, अरे दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी पूरी सब्जी दे दो खाने के लिए। आरती संगीता को पूरी सब्जी देने वाली होती है, लेकिन पूरी सब्जी तो पहले ही खत्म हो गई होती है। ओहो, पूरी सब्जी तो सब खत्म हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी सब्जी दोबारा से बना सकती हूँ। आरती अपनी बहन के लिए पूरी सब्जी दोबारा बनाना शुरू करती है, जिसके बाद पूरी सब्जी बनाकर वो अपनी बहन संगीता को पूरी सब्जी खिलाती है और खुद भी खाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। मुझे भी अपने हाथों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी पूरी सब्जी बना सकती हूँ। दोनों बहनें पेट भरकर पूरी सब्जी खाती हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों का काम अच्छा खासा चलने लगता है और एक दिन अचानक से आरती अपने आप से कहती है, माँ ने मुझे ये मसाला मेरी जरूरत के लिए दिया था। जादुई पूरी सब्जी बनाना तो मेरे जादुई हाथों का कमाल है। आज से मैं इस मसाले को कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी और इस मसाले को अपने पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखूंगी। उस दिन से आरती पूरी सब्जी में जादुई मसाला डालना बंद कर देती है, जिसके बाद आरती अपने हाथों से बनी हुई पूरी सब्जी लोगों को बेचती है और अपनी बहन संगीता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सौतेली बहन की शादी। सुनती हो भाग्यवान, अरे जल्दी आओ, अरे बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अरे ऐसी भी कौन सी खबर है? अरे खजाना हाथ लग गया है क्या, जो ऐसे उछल कूद रहे हो? अरे हमारी बेटियों के तो भाग्य ही खुल गए हैं भाग्यवान। बहुत ही सुलझे और भले घर से रिश्ता आया है इनके लिए। अरे सोहनगढ़ गांव के सबसे मशहूर मिठाई विक्रेता इंदुवती ने पसंद किया है हमारी बेटियों को। क्या? अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। बस मेरी दोनों बेटियों को अच्छा घर और वर मिल जाए, फिर भगवान चाहे मेरी मिट्टी उठा ले। अपने पिता को ऐसा बोलता देखकर तनुजा की सौतेली बहन स्नेहा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं और वो कहती है, पिताजी, भगवान के लिए ऐसे बुरे बोल अपनी जुबान पर मत लाइए। लो, फिर शुरू हो गया इस महारानी का मेलोड्रामा। ना जाने इसकी माँ ने मरने से पहले इसे पैदा ही क्यों किया, मनहूस कहीं की। हाँ। तनुजा, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? हाँ, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है ना डैडी कि ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सौतेली बहन है, समझे आप? ऐसा बोलकर तनुजा तिलमिलाकर कमरे में चली जाती है। तभी रुक्मणी कहती है, जाने दीजिए, बचकानी बुद्धि है, दिल की बुरी नहीं तनुजा, बस जुबान की जरा तीखी है। और तुम्हारी इन्हीं शब्दों ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है, इसीलिए जो जी में आता है अपनी बड़ी बहन को बोल देती है। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि स्नेहा को माँ की कमी ना खले, मगर अब तो ऐसा लगता है कि पुनर्विवाह करके मैंने पाप कर दिया है ना? और ना तो तुम कभी मीठे मुंह स्नेहा के संग पेश आती हो, और ना तो तुम्हारी बेटी तनुजा जो ये अपनी बड़ी बहन के संग हर बार सौतेलेपन दिखाती है, उस ससुराल में देवरानी बनकर क्या न करेगी। उस रोज जैसे बरसों बाद रमेश के मुंह पर जड़ी हुई चुप्पी की चपत टूट गई थी, मगर उसके शब्दों के कारण आगे जो होने वाला था वो उस पिता की सोच से परे था। मेरी सौतेली बहन के चलते मेरी माँ को इतना कुछ सुनना पड़ा, अब इसका हर्जाना इसे शादी के रस्मों में हर दिन भुगतना पड़ेगा। तनुजा अपनी माँ को इस साजिश में शामिल कर लेती है। गुजरते समय के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। स्नेहा बेटी, कहाँ है तू? जी पिताजी, आपने पुकारा? हाँ बेटी, थोड़ी देर में तेरा होने वाला देवर
शिव शगुन की हल्दी और मेहंदी लेकर आएगा, तू हल्दी और मेहंदी ले लेना और अच्छी खातिर भाव कर देना। अब मैं जरा हलवाई के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? जी ठीक है पिताजी। कुछ ही देर के बाद शिव उनके घर आता है। जी नमस्ते, मैं शिव हूँ, क्या आप ही तनुजा हैं? जी नहीं, मैं तनुजा की बड़ी बहन हूँ, बैठिए ना। स्नेहा को देखकर शिव मन ही मन में कहता है, पता नहीं क्यों पर स्नेहा की सादगी पर मर मिटने का जी करता है। शिव अभी ऐसा सोच ही रहा था कि शॉर्ट ड्रेस पहने सामने से चली आ रही तनुजा कहती है, शायद ये शिव है, मगर मेरी सौतेली बहन यहाँ क्या कर रही है? मुझे शिव के सामने अच्छा रिएक्ट करना पड़ेगा। दीदी लाओ, ये हल्दी मेहंदी की कटोरी मुझे दे दो, वरना आपके हाथ दुख जाएंगे। आप शिव है ना? मैं तनुजा। मैं शिव। अच्छा अब मुझे जाना होगा। शिव के जाने के बाद तनुजा बहाने बनाकर कहती है, क्यों री मेरी सौतेली बहन, शर्म बेच खाई है क्या, जो मेरे होने वाले पति से नैन मटक्का कर रही थी? ऐसा ना कहो तनुजा, मैं अपनी बहन के होने वाले सुहाग पर क्यों नजर गड़ाऊंगी? बस कर ये ओवर एक्टिंग करना, माँ तुझे बुला रही है, ये हल्दी मेहंदी मैं ले जाती हूँ। तनुजा अपनी चाल को अंजाम देते हुए हल्दी मेहंदी में बड़े केमिकल का मिलावट कर देती है। थोड़ी देर बाद ही रस्म शुरू हो जाती है। जरा ठहरो माँ, मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले ये मेहंदी और हल्दी मैं अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को लगाऊं, मगर पहले मेहंदी हल्दी बड़ी बहन को लगती है। माँ मेरे लिए मान जाइए। ठीक है बेटी, तू लगा ले मेहंदी। फंस गई चिड़िया जाल में, अब होगा बूम। जैसे ही स्नेहा तनुजा के गाल और हाथ पैरों पर मेहंदी लगाती है, तनुजा रोते बिलखते हुए बोलती है, माँ दूर हटाओ इस हल्दी को, क्या मिलाया है? माँ मेरा पूरा शरीर तेजाब के जैसे जल रहा है। अरे नाश बेटी, अपना सौतेलापन निभाने के लिए तुझे मेरी बच्ची की शादी की रस्म ही खराब करने को मिली थी। क्या मिलाया तूने इसमें? माँ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं मिलाया। झूठ मत बोलो, हल्दी तो जमीन में घुल मिल गई, क्या पता ये मेहंदी भी मिलावटी हो। ठीक है तनुजा, भले हल्दी मेरी हथेलियों में नहीं लगी, मगर अब ये मेहंदी मेरे हाथों पर लगेगी। ये लगा तनुजा का तड़का, क्योंकि हल्दी में तो हल्की सी मिलावट थी, मगर ये मिलावटी मेहंदी तेरे हाथों की जात बदल देंगे मेरी सौतेली बहन। फिर देखती हूँ कैसे बनती है तू मेरी जेठानी, जब शादी ही नहीं होगी। जैसे ही स्नेहा के हाथों पर मेहंदी लगती है, वो छटपटाते हुए कमरे में भागकर हाथ धो लेती है। ये मेरे हाथ लाल कैसे पड़ गए? पता नहीं ये सब किसका किया धरा है। खिड़की पर खड़ा रमेश अपनी भोली बेटी के हाथों का बिगड़ा हाल और तनुजा के चेहरे पर सजी शातिर हंसी देख अब सब समझ जाता है। इतने पर भी अनुजा कहाँ बाज आती। वो शादी की रस्मों में अड़चन बाधा खड़ी करती, मगर रमेश उसे सुलझा देता है। एक रात, रुक्मणी, इस शादी के गहने और पैसे संभाल कर रख देना, ठीक है? अकल विदाई से पहले बहुत खर्चा बाकी है। ठीक है जी, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही रमेश कमरे से जाता है, तनुजा अपने माँ से कहती है, बस माँ, अब हम दोनों को आखिरी दांव खेलना है। इसके बाद मेरी सौतेली बहन की शादी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये गहने हमें स्नेहा के ससुराल जाने वाले बक्से में रखना है। आधी रात सभी के सो जाने के बाद तनुजा और रुक्मणी स्नेहा के सामने से भरे बक्से में जैसे ही उस गहने और पैसे को रखती है, तभी चारों ओर की बत्तियां जल उठती है और तालियों की गूंज के साथ रमेश बोलता है, अजी वाह, क्या साजिश रची है तुम माँ बेटी ने। वाह 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 वाह। अजी बस पिताजी, आप सब यहाँ? हाँ बेटी, देख तेरी सौतेली माँ और बहन की सच्चाई। तेरी शादी तोड़ने के लिए जो है ना, ये शुरू से रस्मों के साथ खेलती रही है, ताकि तुझे अपशगुनी करार दे सके। हम कह रहे हैं कि निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, तो हमसे जो है बुरा कौनो नहीं होगा। नहीं पिताजी, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। छोटी के हाथों में शादी की मेहंदी लग चुकी है। अब अगर माँ और तनुजा यहाँ से चली जाएंगी तो कल आपकी जग हसाई होगी, आपको मेरी कसम। ठीक है बेटी, सिर्फ तेरे लिए ही जो है ना इन दोनों माँ बेटी को हम बर्दाश्त कर रहा हूँ। उस पल के बाद रुक्मणी के सोच में तो परिवर्तन आ जाता है, मगर तनुजा के मन में चढ़ा सौतेलेपन का भूत अभी सवार था। कोई बात नहीं मेरी सौतेली बहन, आज तो तू बच गई, मगर तेरी शादी तोड़कर रहूंगी। ऐसी बाजी खेलूंगी कि तरुण खुद ये शादी तोड़ देगा। गुजरते लम्हों के साथ शादी का दिन आता है। दोनों बहनें दुल्हन बन जाती हैं।
जिसके कुछ देर बाद ही बारात उनके दरवाजे पर आ पहुंचती है। ये तरुण अब तक कमरे में आया क्यों नहीं? कहो तनुजा, क्या हुआ? देखिए तरुण जी, ऐसा बोलते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मगर मेरी सौतेली बहन बच्चलन है। जब शिव यहाँ आए थे तो उसने उन्हें भी बहकाना चाहा था। आप ये शादी तोड़ दीजिए। तनुजा, कैसी बहन हो तुम जो झूठी चाल बुनकर अपनी बहन की शादी तोड़ना चाहती हो? अच्छा हुआ जो भैया के बदले में मैं यहाँ आ गया। अब शादी तो टूटेगी, मगर हमारी। अरे जो लड़की अपनी बेदाग बहन के दामन पर लांछन लगा सकती है, वो मेरी क्या खाक होगी? ये बोलकर जैसे ही शिव वहां से जाने लगता है, तभी दरवाजे पर खड़ी स्नेहा भीतर आकर कहती है, माफ कीजिए जो मैंने आपकी बात सुन ली, मगर मेरी बहन को मत ठुकराइए शिव, वरना मेरे पिताजी की पगड़ी उछल जाएगी। देखा तुमने? अरे जिसे तुम सौतेला समझती हो ना, आज के जमाने में सगी बहन भी इतना नहीं करती किसी के लिए। तनुजा की आंखों में आंसू थे, मगर शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो बिना कुछ बोले आकर अपनी बहन के गले लग जाती है, मगर उसकी खामोशी उसकी तमाम गलतियों की माफी की गवाही दे रही थी। आखिरकार दोनों बहनों की शादी हो जाती है। आज वो हंसी खुशी अपने ससुराल में मधुर और मिलनसार व्यवहार के साथ रह रही हैं।